सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम नोटी टाइगर और आप सबका स्वागत है एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में। अभी हो चुकी है सुबह और हम हैं अभी एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे। 2023 लग चुका है और ये है जनवरी का मंथ। तो हमने प्लान करा है, पहले मैं बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पुरी, उड़ीसा। 5 साल पहले गए थे हम द्वारकाधीश। अब पिछले साल गए थे हम 2021 में, लास्ट ईयर दिसंबर में मथुरा। अब हमें ये समझ नहीं आया कि पुरी में कृष्ण जी पहुँचे कैसे, अब उनका मंदिर कैसे स्थापित हुआ और उनके वहाँ पे भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति क्यों है। तो यही सब जानेंगे आज इस वीडियो में। और आपको हिस्ट्री नहीं तो आपको इस वीडियो में हर चीज़ का सवाल मिल जाएगा जो मतलब आप सोच रहे हो कि वो झंडा अपोजिट साइड क्यों लहरता है, ये समुद्र की आवाज़ क्यों नहीं आती है, या जो भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में विद प्रूफ। और हिस्ट्री बताएंगे हम, कोई कहानी नहीं बनाएंगे व्यूज़ के लिए। तो चलिए, एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ है इस टाइम भी, तो अभी अंदर चलते हैं। तो हेलो हो गई है, एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी रश है। मतलब 1.5 घंटा लग गया हमें सारी चीज़ें क्लियर करने का। बोर्डिंग पास मिल चुका है, 1 घंटा बचा है फ़्लाइट आने में। तो 1 घंटे बाद हम, मतलब ये कितने घंटे की फ़्लाइट है वैसे? 2 घंटे की फ़्लाइट है पुरी की। और उसके बाद जाएंगे वहाँ पे। रूम हमने पहले ही बुक कर दिए क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी रश हो रखा है पुरी में भी। तो अब देखते हैं, बाकी आपको सारे फैक्ट्स धीरे धीरे आपको पता लग जाएंगे। तो चलते हैं आगे। भगवान कृष्ण जी द्वारकाधीश, मथुरा और फिर पुरी कैसे पहुँचे, और पुरी पहुँचे तो उनकी मूर्ति आधी अधूरी क्यों बनी। मूर्ति आधी अधूरी बनी तो वहाँ पे मूर्ति उनके भाई बलराम और सुभद्रा जी की, उनकी बहन जो थी वो की उनकी क्यों है, और वहाँ पे क्या रहस्य है कि जहाँ पे बाहर पास में समुंदर है और अंदर तक मंदिर में आवाज़ नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमसे बने रहिए। और अब आगे करते हैं हम कंटिन्यू व्लॉग को। ये है अभी एयरपोर्ट का हाल, काफ़ी रश है। तो 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है, हम टाइम से पहले पहुंच जाएं। और अगर आपको भी कहीं जाना है तो दिल्ली एयरपोर्ट का बहुत बुरा हाल है। तो चलिए चलते हैं। तो मेरे पीछे देख रहे होगे कि काफ़ी लाइन खड़ी हुई है भाई। 2 घंटे फ़्लाइट डिले है, तो मतलब मेरे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जल्दी आने का। अब देखो, मतलब मेरी फ़्लाइट थी 11 बजे की थी, अब 12 कुछ हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं। हाँ, तो 12:15 हो रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं करा मैंने, एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ, बस हाँड रहा हूँ मैं। अब मेरा आज का पूरा दिन ये वेस्ट करवाएंगे, वरना मैंने सोचा था आसपास की जगह एक्सप्लोर करके आपको दिखा दूंगा। तो फाइनली फ़्लाइट आ चुकी है, लैंड हो चुकी है और हम जा रहे हैं अंदर। थोड़ी सी भीड़ है, तो उसके बाद पहुंच जाएंगे हम 1-1.5 घंटे में भुवनेश्वर। वहाँ से मिल कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। भाई पोल्यूशन इतना है, घर मकान तो दिख ही नहीं रहे दिल्ली से। ये देखो भाई, देखो बाहर दिखाने की कोशिश करी है लेकिन कुछ दिखेगा ही नहीं। ये मैं दिखाता हूँ, इधर से दिख जाएगा हल्का फुल्का। पोल्यूशन इतना है यहाँ पे। और ये तो हम एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं अपना सामान लेके। और टैक्सी के रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, 2000, 2200, 1800 रुपये मिनिमम था। तो हमने क्या करा, सिंपल हमने एक बंदे से थोड़ी देर बार्गेनिंग करी और उसने हमें 1550 रुपये में लेके चले गया। इफ़ आप उबर भी कर सकते हैं, उबर पड़ेगी आपको 1600, और 200 या 100 रुपये वो फास्टैग का, मतलब टोल टैक्स का आपसे पैसे लेंगे वो। तो आप यहाँ पे बार्गेनिंग ज़रूर करें, वरना आपको एक ना एक बंदा मिल ही जाएगा अगर आप एयरपोर्ट से पुरी की तरफ जाते हैं। तो फाइनली रूम मिल गया है। जहाँ पे मैंने रूम लिया है उसका नाम है विक्टोरिया होटल। ये हीरो के शोरूम, यहाँ नीचे हीरो का शोरूम है। ओयो से बुक करा था और आजकल एक स्कैम चल रहा है, मतलब मुझे नहीं पता ही कैसे ये डाटा लीक कर लेते हैं। जैसे मतलब मेरे भाई ने बुक करा है ये ओयो रूम, तो उस पर कॉल आ रहा है कि आपने हाफ़ पेमेंट करी है। मतलब ये कस्टमर वो ढूंढते हैं जिन्होंने हाफ़ पेमेंट करी है और हाफ़ पेमेंट होटल पर पहुँच के करते हैं। तो ये आपको मैसेज करेंगे कि अपना हाफ़ पेमेंट करो, नहीं करोगे तो आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी। और ये स्कैम बहुत चल रहा है, तो इससे अवेयर रहना। और ये है कुछ रूम। तो अभी फ्रेश होते हैं, फिर रूम को व्यू देता हूँ। अभी मौसम तो ठीक है क्योंकि दिल्ली में तो सर्दियाँ हैं। ऐसा कुछ कैब वाले ने लिए है हमसे 1600 रुपये। वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट से उतरते हो तो 2000 रुपये, 2150 रुपये ऐसे कुछ मांगते हैं। बट आप बार्गेन करो, अगर नहीं मानते तो उबेर या ओला कर लेना, वो 1500-1600 रुपये की जाती है। उसमें ये बोलते हैं टोल टैक्स भी कटता है, बट मेरा तो कोई टोल लगा नहीं अभी तक। 1600 रुपये में मैं आया हूँ एयरपोर्ट से यहाँ तक। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने सोचा आपको बता दूँ। अब बहुत कुछ खाया नहीं है सुबह से, ऐसे ही एक तो फ्लाइट भी डिले हो गया, तो अब कुछ खाते हैं और फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और ये है अपना रूम। यहाँ पे स्टार्टिंग में आते ही एक छोटी सी अलमारी दे देते हैं, जो खाली रहती है। ये कुछ होटल है,
और वो स्कैम से बच के रहना जितना हो सके, वो आपको कॉल करेंगे ओयो वाले। ये बेडरूम है और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू लगा, किसी किसी को आती नहीं है। ये कैसे खुलेगा भाई? अच्छा ये आ गए बाहर हम। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे इस रूम का प्राइस है 2800 रुपये, जो कि ओयो पे था। रूम बढ़िया है, 2800 रुपये। देखो मतलब अच्छा होटल है, बात करने में भी अच्छे हैं जो होटल के स्टाफ है। अभी तो मुझे कोई इशू लगा नहीं, अभी तो थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ। तो अभी हो गई यहाँ पे शाम और अभी जा रहे हैं मंदिर, थोड़ा नहा धो के अपने फ्रेश होके कपड़े बदल के। और मुझे लगा वहाँ पे एक शादी हो रही है जहाँ पे ये है ना, पर ये फेयरवेल हो रहा है, वरना अपना रात का खाना पक्का हो जाता। इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, ये 2 दिन का है। यहाँ पे हो चुकी है रात, यहाँ पे कोई नहीं है पोल्यूशन फ्री है, मतलब जितने दिन यहाँ पे हैं हम साफ हवा ले सकेंगे। और हो गए हम रेडी, ये छोटू भी हो गया रेडी। हाय कर दो, हाय बोलो, सब्सक्राइब कर दो। तो अब सब्सक्राइब कर देना और अब चलते हैं। जाने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ का वाईफाई से तो आप कुछ उम्मीद मत करना, मतलब आप वर्क फ्रॉम होम या ऐसा कुछ करते हो तो ये होटल आपके लिए नहीं है। मतलब यहाँ पे वाईफाई डिस्कनेक्ट ही होता रहेगा और आपका जियो एयरटेल के कनेक्शन पूरे रहेंगे, कोई इशू नहीं है, वहाँ का नेट आपका सही स्पीड देगा। तो आजकल एक और स्कैम पकड़ा गया, मतलब टेलीग्राम पे यूट्यूब का तो सुना ही था, फेवरेट यूट्यूबर का नाम लेके आईफोन देंगे 2200 रुपये उनसे ले लेते थे। अब एक और स्कैम आया, ओयो का स्कैम। अब ये नहीं पता ओयो का डाटा कौन चोरी करता है। भाई ने बुक करा था होटल, उसी का नंबर था, उसके नंबर पे एक मैसेज आता है कि अगर आपका होटल आपको चाहिए तो आपको हाफ पेमेंट करनी होगी। हमने क्या करा था, हाफ पेमेंट कर दी थी और उसके बाद दूसरी जो हाफ पेमेंट रह रही थी हम होटल पे जब रीच करेंगे जब ही करेंगे फुल पेमेंट। हमने ये सोचा था। उसके बाद कॉल और मैसेज आता है, क्या आता है कॉल और मैसेज? उसमें कॉल आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो अब ये बताएंगे कि कैसे क्या स्टार्टिंग हुई थी, बताओ। एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, उसके बाद एक कॉल आता है। कॉल पर वो कहता है कि आपने ना मतलब अराउंड 35% पेमेंट कर दी थी हमने, आपको 65% पेमेंट करनी है। तो मैंने बोला क्यों, मैं होटल में आके करता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, जो टॉप फ्लोर के 3-4 रूम है ना उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था तो वो रूम अब अवेलेबल नहीं है। तो होटल के ओनर ने बोला है कि अगर पेमेंट पहले हो रही है तो उसको कंफर्म करो वरना कैंसिल कर दो। ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर पे मैं कर देता हूँ, मैं लिंक है वहाँ पर ओयो के, उसमें कर देता हूँ। नहीं वो तो आपने ओयो को पे कर दिया 35%, 65% मुझे दो। मैंने कहा अकाउंट नंबर दो, उसने अकाउंट नंबर दिया, जी पे, फोन पे, जितने भी होते हैं सब दे दिया। तो मुझे पता चल गया था। फिर भी मैंने ओयो पे कॉल किया, ओयो पे कॉल करने के बाद कंफर्म किया और उसके बाद थोड़ी देर उसका ऐसी बातों में कर रहा हूँ, पेमेंट ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ करते रहे। फिर उसके बाद बेचारा पागल सा हो गया था थोड़ी देर बाद। तो हमने उससे भी मजे लिए, हमने उसको ये नहीं बोला कि तू फ्रॉड है या कुछ है। हमने उसको बोला तेरी पेमेंट करते हैं, एक बार लैंड होने दे, फ्लाइट को लैंड होने दे, फिर करेंगे। उसके बाद भी 1 घंटे हमने उसको ऐसे तड़पाया, उसके बाद बोल दिया हम रूम छोड़ रहे हैं, हम नहीं आ रहे उस रूम में। तो उसका माइंड खराब कर दिया। मतलब यार देख सकते हो, मतलब आज के टाइम में किसी भी चीज़ में स्कैम हो सकता है, तो मतलब सेफ रहना चाहिए हम सबको, क्योंकि एक लिंक या एक OTP से अकाउंट से ट्रांसफ़र होना, क्योंकि देखो डाटा तो ऐसी चीज़ है, ये ओयो ये तो सब देखेंगे नहीं, मतलब ये होटल वाला भी कर सकता है, ऑफकोर्स कर सकता है, बट ये पहली बार हुआ है तो आप भी अवेयर रहिएगा। क्योंकि लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं और वो सोचते हैं कि हम जाएंगे इतनी दूर जाएंगे और रूम नहीं मिलेगा, कौन ढूंढेगा, तो इसलिए वो पे कर देते हैं। उसके बाद वो फिर होटल वाले से लड़ते हैं, होटल वाला मना कर देता है। तो आपको ये ओयो का स्कैम भी समझ में आ गया हो। और थोड़े से टाइम है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्योंकि ऑटो नहीं चलती। इस होटल से 1 किलोमीटर है मंदिर, जो मैंने अभी देखा है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है। सामने कुछ और मिलता है, तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने और वहाँ पे जाके देखते हैं। अभी तो रात हो गई है, तो कल बताएंगे, कल दोबारा मंदिर के दर्शन करेंगे और आसपास की जगह घूमेंगे, कोणार्क टेम्पल और 7-8 जगह और हैं। तो वो 1 डे का टूर है, उसमें हम देखेंगे बस से जाएंगे या कैब करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कपड़े से निचोड़ के बनाया जाता है, ये देखो, ये कपड़े से पूरी चाय पत्ती निचोड़ देंगे यहाँ पे। आधा घंटा हो गया खड़े हुए, आधा घंटा हो गया चाय बनने में। देखो चाय बन जाए, लग रहा है चाय उसको टक्कर देगी सीधा, चाय नहीं। बीरबल की खिचड़ी ना देखी होगी, चाय देख लेना। हाँ, ऐसी गलियाँ हैं यहाँ की, जहाँ पे आपको चाय वाले, डोसे वाले, खिलौने वाले सब मिल जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे खिलौने होंगे बना रखे लकड़ियों से। और अभी हम जा रहे हैं। तो होटल से इसकी दूरी है 1300 मीटर
और वो सामने जगन्नाथपुरी मंदिर। झंडा भी उधर ही है, हवा भी उधर की है, ये हम लोग। तो यहाँ पे भी चप्पल उतारनी है और यहाँ पे खूब भीड़ हो रखी है। अब हवा मेरे राइट साइड पे चल रही है और झंडा भी राइट साइड पे लहर रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा लोग इसे कैसे जस्टिस कर रहे हैं कि अपोजिट साइड लहरता है और मेरे राइट साइड पे हवा चल रही है, क्योंकि पीछे एक बैलून वाला था, उसके बैलून सीधा राइट में जा रहे हैं और मुझे हवा पता लग रही है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रही है हवा और झंडा राइट में जा रहा है। तो चलो चप्पल स्टैंड देखते हैं कहाँ पे है। तो ये है मार्केट एरिया, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अभी हम जा रहे हैं चप्पल स्टैंड ढूंढने। अब देखते हैं आगे की साइड कहाँ मिलता है चप्पल स्टैंड। और अगर यहाँ पे आना है तो भाई सर्दियों में आ जाओ, मतलब दिसंबर से फरवरी तक, क्योंकि यहाँ पे मौसम अभी तो बहुत बढ़िया है, मतलब शर्ट वर्ट में घूम रहे हैं। और अब थोड़ी सी हवा ठंडी चल रही है, मतलब ठंडी नहीं कह सकता, नॉर्मल, क्योंकि एकादशी को कृष्ण भगवान जी ने गीता बांटी थी। अब उसकी हिस्ट्री अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में, पहले चप्पल स्टैंड ढूंढ लें फिर। तो अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी वो दिन है जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के को गीता का ज्ञान दिया था, तो वो एकादशी का ही दिन था। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों में एकादशी के दिन खास तौर पर भीड़ रहती है और सबसे अच्छा दिन माना जाता है गीता एकादशी, कृष्ण एकादशी भी कहते हैं, दिसंबर के महीने में ही। और जो लोग कृष्णा से जुड़े हैं वो एकादशी का व्रत भी रखते हैं, उसमें वो मतलब निर्जला भी रहता है, कोई कोई व्रत निर्जला भी रखता है और कोई कोई खाना भी नहीं खाता है, बस पानी पे रहता है। और चावल तो बिल्कुल, और चावल तो एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं खाते हैं। दो रीज़न बताए जाते हैं उसमें। एक तो बताया जाता है कि जो 11वीं तिथि पड़ती है ना, तो इसका मून से बहुत कनेक्शन है, वाटर लेवल काफ़ी होता है चावल के अंदर, ये तो वो साइंटिफिक रीज़न। अगर आप चावल खाते हैं ना उस दिन, तो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा रहेगी। और चंद्रमा वाला होता है ना, वो समुद्र का जो पानी ऊपर की तरफ आता है, जैसे जैसे पूर्णिमा वाला आता है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल गिर जाएगा, इसलिए मना करा जाता है कि चावल एकादशी को नहीं खाना चाहिए। और दूसरा, और बचपन से हम यही करते आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं। कुछ लोग तो थर्सडे को साबुन भी नहीं लगाते हैं, शैम्पू वैम्पू भी नहीं करते हैं। और तो दूसरा रीज़न है कि कोई ऋषि थे जिनको जब वो उन्होंने देह त्याग किया था, तो उसके बाद कहा जाता है जमीन से वो चावल और कुछ अनाज थे उसके रूप में वो निकले थे, तो इसलिए भी मना किया जाता है कि एकादशी को चावल। तो ये देखो यहाँ पे डांस वांस चल रहा है और ये रहा चप्पल स्टैंड। तो वहाँ से आप आओगे इधर की तरफ तो आपको ये मिल जाएगा स्टूडेंट मोबाइल स्टैंड, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, तो फ़ोन दे देते हैं और अब दर्शन करके मिलते हैं और बताते हैं अंदर का कैसा है। और अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी देखे थे जो माला का जाप करते हुए जा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि इंडियन कल्चर हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा है और कृष्णा का बहुत अच्छा है। कृष्णा के बहुत लोग जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। काफ़ी भीड़ है आज एकादशी के उसमें। फाइनली हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। तो कैसा लगा मंदिर के दर्शन करके? मंदिर के दर्शन तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर ठीक होता। हाँ देखो, मंदिर के दर्शन अच्छे हैं। मुझे एक कंप्लेंट थी, बट वो अभी यहाँ पे ना काफ़ी नॉइज़ है, तो हम आगे जाके बात करेंगे उस बारे में। बाकी दर्शन अच्छे खासे हो गए हैं। टाइम हमें लगा होगा 1 घंटे 30 मिनट के राउंड, 1 घंटा 30 मिनट लग चुका है हमें, जबकि आज एकादशी का दिन है। तो ये मान लो मतलब एकादशी के आप कोई भी जहाँ पे कोई त्यौहार नहीं होगा तो वहाँ पे शायद मुझे लग रहा है 1 घंटे में निपट जाएगा। मैनेजमेंट का थोड़ा सा है कि भीड़ कंट्रोल नहीं होती है, तो मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको आप यहाँ पे बैठा लें, जैसा हमारे साथ भी था। उसको गोदी में मत लें, गोदी में उसकी कमर वमर या पैर में झटका आ जाएगा। तो ये सब है। और बाकी रही इसकी मतलब जो झंडा है ये, बाकी रही झंडे की बात। झंडा ही बोलते हैं ना? हाँ, फ्लैग, झंडा। हाँ। तो मंदिर के दर्शन तो कर लिए हमने, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहीं पे ही थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है, पीछे का तो नॉइज़ कम आया, शायद मैं आगे आ जाता हूँ। ये जो पीछे आपको फ्लैग मैं दिखा के, ये जो फ्लैग दिख रहा है ना आपको, ये जो येलो कलर का, हाँ, तो इसको कहा जाता है कि ये हवा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करता है, मतलब फ्लाई करता है, ठीक है, लहरता है, ठीक है। बट मेरा मानना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने 2 तरीके से नापा। एक तो बैलून की हवा से, प्लस
जो वहाँ पे जितने भी ये चल रहे थे वो जिस डायरेक्शन में उनकी आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन में ये झंडा लहर रहा था। मेरे सामने अभी तक 4-5 बार जितने भी मैंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करे हैं तो उसमें तो पता नहीं लोगों को कैसे पता लगता है। ठीक है, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ, कोई पंछी इसके ऊपर नहीं उड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हवा बहुत तेज़ चलती है इसके ऊपर, जहाँ पे मंदिर का ये फ्लैग इसके ऊपर जाते हैं तो इसलिए नहीं उड़ता है, बट वो मुझे नहीं पता। मंदिर के अंदर आपको मिलेंगे कबूतर वबूतर अंदर की साइड पे हैं जो बैठे रहते हैं, लेकिन ऊपर बंदर भी मिलेंगे आपको मंदिर के अंदर जाओ। पंछी ऊपर बैठा हुआ या फिर बीट का निशान। बट जो ये झंडे वाली कहानी है ये सब फेक है, मतलब मैं तो इसको रियल बताऊंगा आपको जो मुझे लगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताना अगर इसके पीछे का कोई साइंस या लॉजिक आपको पता हो, बट जो मैंने अपनी तरफ से देखा है, क्योंकि देखो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। बाकी ऑल दो कोई इतनी स्ट्रिक्ट भी चेकिंग नहीं है, ले जाने वाला ले जा भी सकता है, वो बस हाथ मार के चेक करते, कोई सेंसर वेंसर कुछ भी नहीं है, बट कोई ले जाता ही नहीं। और ये सही भी है, मंदिर में फ़ोन होने भी नहीं चाहिए बंदे को, वरना टेंशन होती है। इंडिया में दिक्कत क्या, मथुरा वृंदावन में खूब चोरी होती है। हम लास्ट ईयर गए, पर्स गायब हो गया, किसी का फ़ोन गायब हो जाता है। यहाँ पे ये झंझट ही खत्म, मंदिर में जाओ अपने टेंशन फ्री रहो, पैसे रखो जो चढ़ाने हैं बस, अपने हाथ जोड़ के टेंशन फ्री हो बस। राधे राधे। राधे राधे। अब आपको आगे बताएंगे, बाकी झंडे वाला मैंने बता दिया है, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा, जिस डायरेक्शन में हवा है उसी डायरेक्शन में हो। अब उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इसमें 17-18 बार अटैक हुआ, इस मंदिर को लूटा गया, मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की, हर बार इन मूर्तियों को शिफ्ट कर दिया जाता था, क्योंकि लकड़ी की बनी है तो इनको शिफ्ट करना बहुत आसान था। तो हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही है मंदिर। और सबसे पहले जानते हैं कि ये मंदिर बना क्यों है यहाँ पर। तो ऐसा हुआ था एक बार कि श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी साथ में सो रहे थे, तभी श्री कृष्ण भगवान के मुंह से आवाज़ निकली राधे। तो रुक्मणी को राधा के बारे में जानने की बड़ी इच्छा हुई, उन्होंने माता रुक्मणी से पूछा राधा के बारे में। तो जब रुक्मणी राधा के बारे में बता रही थी उनको, तो उन्होंने सुभद्रा जो श्री कृष्ण भगवान की बहन थी उनको पहरे पर लगा दिया गेट के बाहर कि जाओ और ये देखना श्री कृष्ण भगवान या कोई आए ना। और वो उन्हें कहानी बताने लग गई। कहानी बताते बताते थोड़ी देर बाद वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और बलराम भी आ गए, जिन्हें बलभद्र कहा जाता है। और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने जाने के लिए अंदर कहा, लेकिन सुभद्रा जी ने मना कर दिया। तब सुभद्रा, बलभद्र और श्री कृष्ण भगवान बाहर खड़े होकर जो माता रोहिणी रुक्मणी जी को राधा के बारे में बता रही थी, राधा कृष्ण के बारे में, वो सुनने लगी। अब तीनों जब इस बातों को सुन रहे थे, उन कहानियों को, उनकी जो लीलाएँ थी उनके बारे में सुन रहे थे, तो वो मधुमग्न हो गए, वो खो गए उसमें। तब नारद मुनि आए और उन्होंने बोला कि आप तीनों इसी रूप में कलयुग में अपने एक स्थान बनाइएगा धरती पर और वहाँ पे स्थापित होइएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कलयुग में जगन्नाथ के नाम से आएंगे और मंदिर में वास करेंगे। तभी यहाँ पर राधा और रुक्मणी नहीं है, बीच में सुभद्रा हैं। और जो ब्लैक कलर की मूर्ति है, जो काले कलर की मूर्ति, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान काले थे, आप वो सीरियल्स में या फिर वैसे मत देखिए, वो फेयर लवली वाले भगवान जी उन्होंने बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में श्री कृष्ण भगवान काले थे। तो अंदर भी आप मूर्ति देखेंगे तो उनकी मूर्ति अलग से नज़र आती है। मंदिर के बारे में तो जान लिया है, और अभी हम उसके बाद जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश क्यों गए मथुरा छोड़ के। लेकिन उससे पहले पेट पूजा। ये आए हम डोसा खाने के लिए। डोसा, चाउमीन, ये सब यहाँ पर बहुत मिलता है। डोसा ट्राई किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए वापस चलते हैं और वापस चल के अपनी आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब उनका जन्म मथुरा में हुआ और वो राजा भी मथुरा के बने, तो वो यहाँ पर क्यों आए द्वारकाधीश। तो हुआ ऐसा था कि जो कंस थे, उनके जो ससुर थे जरासंध, उनको जब पता चला कि कृष्ण भगवान ने कंस का वध कर दिया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कृष्ण भगवान को मारने के लिए एक सौगंध खा ली। तो उनको एक वरदान था जरासंध को कि उन्हें आप 2 टुकड़ों में कर दोगे या उनको कैसे भी मार दोगे तो वापस जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने 17 बार अटैक किया मथुरा पर। मथुरा की इकोनॉमी, मथुरा के लोग वहाँ के और यादव, उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके थे। तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने जब 17 अटैक हो गए और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो द्वारिकाधीश, या मतलब उनका था प्लान इनिशियली कि वो किसी और जगह जाके अपना राज्य स्थापित करेंगे। तब जब उन्होंने ये बात सबको बताई तो सब लोगों ने कहा कि इस तरह तो आपको हर कोई ये कहने लगेगा कि अब रन छोड़ के भागे हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे इतने नाम है, कोई माखन चोर बुलाता है, कोई कान्हा बुलाता है, अगर एक नाम और पड़ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उन्हें अपने लोगों की चिंता थी और तब जाकर उन्होंने द्वारकाधीश की तरफ अपने लोगों को लेके चल दिए। जब वो लोगों को लेके चले तो उन्हें रणछोड़ कहा गया। एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें एक नाम था रणछोड़ दास चांचड़। तो वो रणछोड़ जो कहते हैं एक्चुअली वो रणछोड़ है, जो रण को छोड़ के भागा हो। तो गुजरात वगैरह में तो काफ़ी फेमस है ये नाम। तो वो द्वारकाधीश सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपना नया राज्य, अब उन्होंने द्वारकाधीश क्यों ही चुना, क्योंकि वहाँ पर पहले कोई लोग रहते नहीं थे उस समय पर।
तो अगर वो किसी राज्य पे अटैक करते, वहाँ पे अपने लोगों के साथ मिक्स होते, वो नहीं चाहते थे। उन्होंने एक नया राज्य पानी से निकाल कर एक नगरी बनी उनके लिए, जिसे द्वारिकाधीश कहा गया। तो यहाँ पे ये बहुत मिलती है, ये 10, ये 20 का है। एक मिनट ना भाई, ये 30 का है। इसमें मीठा ज़्यादा है, उसमें थोड़ा मीठा कम है, इसमें और कम है। तो हमने मीठा कम वाला लिया है। ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने खा रखा है ये पहले भी, ये फैन टाइप का होता है, इसमें शुगर सिरप डाल रखी होती है, बट कुछ कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम डोसा, 40 रुपये का एक डोसा है। अभी देखो कैसे घिसेंगे गाजर को। That's all। अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।